नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे को एआई टूल के साथ जोड़ देना चाहिए। अपने आप को बता देगा कितना टूरिस्ट आपके पास आ रहा है और इसके काउंट करके आप भेजिए इसको। इसमें डोमेस्टिक भी है और फॉरेन टूरिस्ट भी है, दोनों प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखना कि ये संख्या कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो आपने डाटा कैप्चर किया ही नहीं। हम लोग तो देखने के हर एक स्थल का अलग अलग प्रकार की जानकारी लेते हैं, तो हम लोग थोड़े बहुत डाटा हम ले लेते हैं, लेकिन शेष अगर हम उस डाटा को कैप्चर करके उसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा दें, उत्तर प्रदेश के समकक्ष कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। और एक अपार संभावना हमारे पास है। माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इसके माध्यम से हमने अपने सर्विस सेक्टर को स्ट्रेंथन किया और इस सर्विस सेक्टर की सुदृढ़ता के कारण उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी मजबूती आई है। आज उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म को तो काफी प्रमोट किया। अब हम लोगों ने बुंदेलखंड के किलों पर कार्य करना प्रारंभ किया है, या प्रदेश की प्राचीन ऐसी इमारतों को, प्राचीन किलों को हम होटल के रूप में और अन्य पर्यटन की गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि बहुत तेजी के साथ विभाग को इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। बिना संकोच के पॉलिसी लाइए, उस पॉलिसी पर प्रभावी ढंग से अमल करते हुए आगे बढ़ जाइए। मुझे लगता है देश और दुनिया यहां की तरफ देख रही है, आना चाहती है, उसको आकर्षित करने की तैयारी हमें करनी चाहिए। टूरिस्ट मैप, डिजिटल टूरिस्ट मैप आप तैयार करिए, साथ ही साथ अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से कार्य करें। और हमारा प्रयास होना चाहिए हर एयरपोर्ट पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर एक टूरिस्ट डेस्क भी आपका तैयार होना चाहिए। आपका एक वहां पे टूरिस्ट फेलो वहां मौजूद होना चाहिए, जो लोगों को इसके बारे में गाइड करे, बताएं, हर प्रकार की सेवा के बारे में वहां बताएं, वहां के टूरिस्ट के महत्वपूर्ण स्पॉट कौन से हैं, कहां कहां लोगों को जाना है, इनके बारे में बताएं, रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, अलग अलग उसमें आपको इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। यूपी इतना लंबी रेखा यूपी खींच लेगा कि कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाला है। उसकी तैयारी के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कल यानी 5 मार्च का दिन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे योगी सरकार के मंत्री परिषद की बैठक कल होगी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। इसके बाद ही कयास का दौर शुरू हो गया था कि जल्दी राज्य में यहां पर विस्तार हो सकता है। कैबिनेट को लेकर माना जा रहा है कि योगी सरकार में राष्ट्रीय लोकदल से 2, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 1 और 2, 3 नए नाम भारतीय जनता पार्टी से हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 400 और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को फतह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत देश और प्रदेश के बड़े नेताओं की कल 100 से अधिक रैलियां होंगी। बता दें कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 रैलियां होने की उम्मीद है। सीएम योगी मिशन 80 को लेकर लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की एक दिन में 2 से 3 लोकसभा सीटों पर रैली हो सकती है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 15 से ज्यादा रैली करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करीब 1 दर्जन से अधिक रैली यूपी में करने वाले हैं। आज से एमएलसी की 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। विधान परिषद की 13 सीटों के लिए ये चुनाव होगा। बता दें कि 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे और 12 को नामांकन पत्रों की जांच और 14 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 21 मार्च को मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च के बाद जारी हो सकती है। इससे पहले 7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बैठक के बाद दूसरी सूची के लिए प्रत्याशी तय किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दूसरी सूची में एनडीए के घटक दल सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल के प्रत्याशियों के साथ सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। मोहनलालगंज पर लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे कौशल किशोर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जनता के बीच 24 घंटे उपलब्धता, मोदी लहर और पिछले 2 चुनाव के आंकड़े गिनाते हुए दावा कर रहे हैं कि इस बार उन्हें पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिलेंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राज्य मंत्री कौशल किशोर जी जो लखनऊ से जो है लगातार तीसरी बार अब चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो उनसे जानूं कितना उस वक्त अपने जो है कार्यकाल को सफल मानते हैं। अपने कार्यकाल को मैं पूर्णतः सफल मानता हूं और मैं समझ रहा हूं मैं जनता के बीच में रहा, जनता मेरे साथ जुड़ी रही और जो लोग एक परिवार की तरह से हम लोग रहे एक दूसरे के साथ। किसी ने कि हम अपने और लोगों के बीच में हमने कोई अंतर नहीं रखा। सांसद था तब भी और मंत्री बना उसके बाद भी जो लोग आए सीधे मुझसे मिले, कोई पर्ची लगानी नहीं पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सबकी जेब का आदमी हूं और जो लोग भी मुझे अपनी जेब का समझते हैं, मेरा नंबर अपनी जेब में रखते हैं, मैं उनकी जेब में रहता हूं। जब भी चाहे फोन मिलाएं मैं उनके लिए उपस्थित रहता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा जनता के लिए उसी तरह उनकी जेब का आदमी बनकर के रहूंगा। लेकिन मोहनलालगंज से आपका जो मुकाबला फिर आगे पुराने साथी से हो रहा है, इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? ये मुकाबला नहीं है, वन साइडेड है और अपील करता हूं सभी लोगों से कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए लोगों को अनाज मुफ्त में मिलता रहे, लोगों को इलाज मुफ्त में होता रहे, लोगों को सुविधाएं मिलती रहे, जिनके घर नहीं है उनको घर मिलते रहे, हमारा विकसित भारत बने, केमिकल फ्री खेती हमारी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, चमकता हुआ भारत बने। इसके लिए लोग कमल पर बटन दबाएं और फिर से प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनाने का काम करें। मोहनलालगंज की जनता से भी अपील है कि प्रचंड बहुमत से मोहनलालगंज से आप बीजेपी को वोट दीजिए और बीजेपी का बड़े अंतर से सांसद बनाने का काम करें। एक सवाल आखिरी है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आप बहुत दावा भी है, लेकिन अभी भी लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान हैं। वेंटिलेटर बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पतालों में जो हालत है, स्ट्रेचर तक के भी अभाव। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? जो है बेहतर हो, डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं, तब भी ये समस्या पैदा है। देखिए, जो भी स्वास्थ्य में कमियां हैं उस पर एक बड़ा प्रेजेंटेशन हुआ है और उन कमियों को हम दूर करने का काम कर रहे हैं। बहुत कमियां हमने दूर भी की हैं। कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिनको वैक्सीन न लगाई गई हो। फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया गया और दुनिया को भी वैक्सीन बांटने का काम मोदी जी ने करने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सभी सीएससी पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर गैस के, हमारे ऑक्सीजन गैस के प्लांट लग गए हैं। लोगों को सुविधाएं देने का काम लगातार कर रहे हैं। जो कमियां शेष रह गई हैं, लगातार हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए जो भी कमियां हैं उनको हम जल्दी ही दूर करने का काम करेंगे। तो देख, कौशल किशोर ने सीधे से इनका कहना है कि अगली इनका चुनाव में किसी टक्कर नहीं है। चुनाव का जो काम किया है परिणाम मिलेगा, जनता उनके फेवर में होगी। लेकिन दूसरे स्वास्थ्य सेवाओं पर जब उनसे पूछा गया, उनका कहना स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत काम किया जाना बाकी है और तमाम काम हुए हैं। कोरोना में भी जो है बहुत काम किया गया, उसके बाद भी तमाम काम किए जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है लोगों और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी में बीजेपी और बीएसपी के 100 से अधिक नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को टिकट देने पर कहा है कि जनता को समझना चाहिए कि बीजेपी कैसी सरकार है, सब हराने वाले चेहरे को टिकट दिया गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि हम समाजवादी के लोग अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, चुनाव पीडीए ही तय करेगा। साथ ही सपा मुखिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले मैं शिव कुमार बेरिया जी, जो कुछ दिनों के लिए राजनीति में अवकाश पर थे, समाजवादियों से थोड़ी दूरी बना ली थी, क्योंकि वो समाजवादी थे
इसलिए दोबारा समाजवादी पार्टी में आ गए। मैं उनका, उनके साथ जितने भी सहयोगी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह रुश्दी मियां साहब, पूर्व विधायक, हमारे बहुत ही सहयोगी साथी, जो किसी कारण हमसे दूर हो गए थे, उन कारणों को दूर कर दिया है। रुश्दी अम्मा भाई अब हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। ये साथ बहुत सहयोगी साथी उनका भी। अतर खां साहब, राम मिलन भारती जी, अंकित शर्मा जी, जो बहुत दूर से चलकर के आए मेरठ से, और इनके साथ बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उस संघर्ष में हमारा सहयोग करेंगे अपने तमाम सहयोगी और साथियों के साथ। बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर रहे, डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर इलाके में और आसपास क्षेत्र में बहुत जिम्मेदारी से जमीन तक बहुजन लोगों की आवाज पहुंचाने का काम करते रहे। मेहनत कर करके लोगों को जोड़ा उन्होंने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथ ही राजा राजकुमार सिंह जी, जो जिनके पिता नेताजी के साथ बहुत लंबे समय रहे, और लंबे समय समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। किन्हीं परिस्थितियों में हम लोग साथ नहीं रख पाए उनको, जिसकी वजह से हम लोगों के दूर चले गए थे। रितेश कुमार जी आज फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, और उम्मीद है इस आने वाले समय में हमारा पूरा सहयोग को मदद करने का काम करेंगे। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, और बीजेपी होशियार है। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी, जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा कांग्रेस के अलायंस में इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके, और क्या कुछ कहा है सुनिए। जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस वक्त मतलब 2014 से 2019 से भी 2024 में बहुत बड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो आप लोग जानते हैं कि मतलब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटें मिली थी बीजेपी को। 2019 में 303 सीटें मिली थी। अभी ये 5 सालों में बहुत बड़ा काम हुआ है, और महिला आरक्षण बिल हो, 370 आर्टिकल हटाने का विषय हो, या 10% आरक्षण EWS को हो, या कि किसानों के बारे में भी बहुत सारे निर्णय हुए हैं। इसीलिए एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, और इस वक्त 400 पार जो एनडीए है ये पार करेगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लगातार फतेहपुर से तीसरी बार मिशन लोकसभा के लिए टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद आज मंत्री पहली बार फतेहपुर पहुंची हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पिछले भी तो मिले थे, यहाँ 17 में 2 नौजवान मिले थे, क्या हुआ था? हमारी एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में 335 सीटें लेकर के आई थी। तो जनता का मूड 2 लड़के नहीं भांप पाएंगे।
उनको अपना परिवार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तेजस्वी की बात की उन्होंने, तेजस्वी और अखिलेश। तेजस्वी अखिलेश कोई भी हो, चाहे राहुल हो, सब मिलकर लड़ रहे हैं। पहले भी लड़े हैं, यहाँ भी गठबंधन से ही लड़े थे और एक बड़ी बड़ी दोनों पार्टियां थी, बसपा और सपा दोनों लड़ी थी। मुझे लग रहा है कि 24 के बाद ये अब वक्त है 4 मिनट में 18 मंडल का। संत कबीरनगर में कार और टेम्पो की हुई टक्कर, हादसे में एक की मौत, 9 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में पत्नी ने लगाए पति पर गंभीर आरोप, पति पर दोषी से संबंध बनाने के लगाए आरोप, पुलिस ने मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेजा। कासगंज प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने बहन को मारी गोली, घायल करके युवती को नहर में फेंका, पुलिस ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती। बदायूं में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 2 भाई, मांस खाकर हुए बेहोश, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। जेल कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे आखरा, मृतक होमगार्ड के परिवार को दी सहायता राशि, सड़क हादसे में हुई थी मौत। महोबा में किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम, फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे किसान, 2 बार हुई ओलावृष्टि से हुई फसल बर्बाद। प्रतापगढ़ में कंक्रीट दुकान में लगी है भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा वजह। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गर्भवती महिला की हुई मौत, आक्रोशित परिजनों ने चालक की गिरफ्तारी की उठाई मांग। कन्नौज में सीएमएस ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था न मिलने पर अधिकारियों को दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। पीलीभीत में बेमौसम बारिश से हुई है फसल बर्बाद, किसानों के चेहरे पर छाई चिंता। पीलीभीत में कर्नाटक से आए हाथियों को दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग, इंसानी व्यवहार से कराया जाएगा अवगत। अमेठी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने मचा कोहराम, पत्नी के साथ विवाद के चलते युवक ने उठाया कदम। कासगंज में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली रैली, मोदी और योगी की लगाए नारी, कहा प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दिया 33% आरक्षण। झांसी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के खेतों पर पहुंचे डीएम, खेतों का किया निरीक्षण, डीएम ने किसानों को फसलों का मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।